Welcome you all to Infinity Edu Hub, which is located at Mehre in district Hamirpur, Himachal Pradesh. Today we are going to discuss about the 2016 PGT Biology question paper. ठीक है, जिसमें हमें ये एनालाइज हम करेंगे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ऑल तो सिलेबस हमें सारा ही कवर करना पड़ेगा, बट डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर कितना फोकस करना है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ओनली 10 क्वेश्चंस, बट 10 क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 4 ऑप्शंस, और जो कि जो आस्किंग क्वेश्चन है वो क्या चीज है, उसके बारे में, उसके रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हम और बता सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे। उस वे में हम पूरा डिस्कशन इसको लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज that is cholesterol is not the precursor in the synthesis of स्टेरॉयड हार्मोन, बाइल साल्ट्स, विटामिन डी और एड्रेनलिन। तो सबसे पहले जानने का हमारा बनता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है किसका प्रिकर्सर नहीं है, किस चीज से कोलेस्ट्रॉल, कौन सी चीज जो है वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनती है। ठीक है, तो हमें जानने की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्चुअल में इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, इसको हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी बोलते हैं, लिपिड्स भी बोलते हैं, इसको हम डिराइव्ड लिपिड्स भी बोलते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल स्टेरॉइड भी बोलते हैं, प्रिंसिपल स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इतने सारे नाम इनके दिए गए हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के क्यों दिए गए हैं? बिकॉज इट इज रिलेटेड और इट प्रोड्यूस द वेरियस स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। और वो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वो हैं हमारे पास लाइक एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सारे जो हैं क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल साल्ट्स का भी प्रिकर्सर है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का भी प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। कैसे और कौन कोलेस्ट्रॉल है? वो कोलेस्ट्रॉल है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, इट इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। तभी बोलते हैं ना कि धूप में बैठो, धूप में बैठो। क्यों बैठो धूप में? धूप में क्या होता है कि 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है उसके ऊपर जब यूवी रेज पड़ेंगी सन की, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा रहता है, सो विटामिन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लास्ट है दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है एक हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेडुला पोर्शन, उसमें भी क्रोमाफिन सेल्स, क्रोमाफिन जो हैं एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं। और एड्रेनलिन का जो प्रिकर्सर है दैट इज डोपामिन, जिसको हम एनहाइल डोपामिन भी बोलते हैं, एन बोलते हैं। सो हमारा जो इसमें राइट आंसर है दैट इज अ डी ऑप्शन। आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन इज अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन एम्फीबियंस, टर्टल्स, टैडपोल्स और रेप्टाइल्स। जो मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसमें 3 मेन जो मटेरियल्स हमारे आते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो आता है, फर्स्ट आता है अमोनिया, सेकंड वन इज यूरिया, थर्ड वन इज यूरिक एसिड। ठीक है, अगर हम इनकी टॉक्सिसिटी के बेसिस के ऊपर देखें तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिया उससे कम टॉक्सिक रहता है, एंड यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक रहता है। ठीक है, तो देखो नेचर ने हम सबको बनाया है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल इनटेक, मतलब जो भी हमारा बॉडी सिस्टम है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजी है, जो भी है वो नेचर ने खुद बनाई है, तो नेचर किसी चीज को हार्म नहीं करती। ठीक है, तो जो अमोनिया है सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ये कौन से
ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं जो कि मोस्टली एक्वेटिक रहते हैं। कौन से? एक्वेटिक। क्योंकि वाटर में जाके जितना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जितना जितना डिसॉल्व हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अमोनिया हमेशा वही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक्वेटिक रहेंगे। ठीक है। अब इन चारों में से जो एम्फीबियंस हमें पता है कि जो लैंड में भी रहते हैं, वाटर सिस्टम में भी रहते हैं। सेकंड इज टर्टल्स, थर्ड इज टैडपोल्स एंड फोर्थ इज रेप्टाइल्स। इन चारों में जो टैडपोल है दैट इज द ओनली एक्वेटिक वन जो कि पानी में रहता है। ठीक है। सो इट्स द राइट आंसर है tadpoles, and this is a figure of tadpole. This is the diagram I have pasted there of tadpoles जो कि वाटर में रहते हैं। अब बात रहेगी एम्फीबियंस की। एम्फीबियन का सेक्रेटरी सिस्टम क्या, नाइट्रोजनस सेक्रेटरी मटेरियल क्या है एम्फीबियंस का? है यूरिया। यूरिया। जो टर्टल्स हैं, टर्टल्स भी अमोनिया रिलीज करते हैं बट ओनली अबाउट 20 to 25% ऑफ अमोनिया जो है वो रिलीज करते हैं टर्टल्स। ठीक है। एंड डी ऑप्शन जो रेप्टाइल्स हैं, इंक्लूडिंग इनमें अगर हम बर्ड्स को भी इंक्लूड करें तो वो क्या करते हैं? सबसे लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज यूरिक एसिड जो है उसको सिक्रेट करते हैं। Next question is the retrieval of data from bioinformatics source is called surfing, data collection, data mining और Google searching. First of all हमें जानना चाहिए पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम वो कैसी हो? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब हमारे जीन लेवल की हो। ठीक है। हमारा जो है डीएनए लेवल की हो, हमारे आरएनए लेवल की हो, हमारी प्रोटीन लेवल की हो। वैसे इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखता है उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जिसमें हम ये स्टडी करते हैं, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सेकेंड टर्म इज रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है? रिट्राइवल मतलब आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना प्लस एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है सर्फिंग। सर्फिंग क्या रहता है? सर्फिंग सिंपल, हम नेट नेट पे कोई भी सर्च कर रहे हैं, दैट इज सर्फिंग। ओके। डाटा कलेक्शन मतलब डाटा को कलेक्ट करके रखना, ये ऑप्शन नहीं आएगा। सी है हमारा डाटा माइनिंग एंड डी है हमारा गूगल सर्चिंग। गूगल सर्चिंग में आप जानती हैं कि गूगल में कोई भी सर्च चीज हम करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग में क्या होगा कि हम डाटा को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वहां से उसको निकालेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, कितनी इंफॉर्मेशन हमें इसकी चाहिए। लेट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे ही हमारा ये, हम किसी भी बैक्टीरिया का ये डीएनए ले लिया मान लो, है ना। तो अब मान लो इसका जो बेस साइज है दैट इज 10 KB। ठीक है जी। अब मुझे एक बैक्टीरिया मिला है कि जो कि क्या करता है कि आप ले लीजिए इसका एग्जांपल, जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करता है, प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पास कुछ टूल्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स में जाके उस बैक्टीरिया के बारे में सर्च करने की कोशिश करूंगी और वहां से निकालूंगी कि ऐसे कौन सी प्रोटीन है या कौन से जीन है, ठीक है, जो कि प्लास्टिक डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। फिर वहां से मेरे को पता चल जाएगा कि कौन से साइज से लेके कौन से साइज तक जो है वो एक पर्टिकुलर जीन है या पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसको मेरे को उसका सीक्वेंस निकालना है और उसके ऊपर सर्च करना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया पहले मैंने उसको, फिर मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ये सारा प्रोसेस आ गया हमारा डाटा माइनिंग के अंडर। ओके। नेक्स्ट इज राइबोजाइम्स फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, एंजाइम्स, बोथ बी एंड सी। राइबोजाइम्स एक्चुअली हैं क्या? राइबोजाइम्स क्या है? राइबोजाइम्स टू टर्म से बना है। राइबो मतलब आरएनए मटेरियल, एंजाइम्स। ठीक है। तो राइबोजाइम्स क्या है? आरएनए भी एज ये एक्ट करता है और एंजाइम भी एक्ट करता है, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बोथ बी एंड सी, आरएनए एंड एंजाइम। एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारा राइबोजाइम का है वो रहता है दैट इज 23
एसआरएनए, 23 एसआरएनए, ठीक है। 23 एसआरएनए हम कहाँ पढ़ते हैं? हम देखो, अगर प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ें, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो वहां पे हम देखते हैं 50s एंड 30s, टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं। 50s में आता है हमारे पास 23s आरएनए एंड 16s आरएनए। तो ये 23s आरएनए है कि राइबोजाइम एक्ट करता है। अब ये क्या करेगा? राइबोजाइम क्या करेगा? ये कैटलाइज करेगा इसको, ट्रांसलेशन को कैटलाइज करता है। ट्रांसलेशन मतलब एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो बनेगी प्रोटीन में, एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो बनेंगे चेन अमाइनो एसिड्स की, उसको ये कैटलाइज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द एंजाइम इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है पहले तो, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शंस है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस, लाइगेसेस एंड लाइगेसेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन लेवल पे हमने क्या करनी है? इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इंजीनियरिंग में आ जाएगा या तो किसी चीज का आप एडिशन कर दो, या किसी चीज का डिलीशन कर दो, ठीक है, या किसी चीज की मॉडिफिकेशन कर दो किसी चीज को फंक्शनल करने के लिए, है ना। तो जीन लेवल पे ये चीजें जब करी जाती हैं उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली एंजाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो यूज करते हैं वो इन्होंने पूछा है कि कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, और हमें बताना है कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियसिस। जहां पे भी न्यूक्लियसिस टर्म आएगा, न्यूक्लियसिस एंजाइम आएंगे, दीज आर कटिंग एंजाइम्स। ये हो रहा है एक्सोन्यूक्लियसिस। तो एक्सोन्यूक्लियसिस क्या करेगा? बाहर वाले पोर्शन को कट करेगा, लाइक दिस पोर्शन को ये कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियसिस, ठीक है। अब जैसे मेरा सेकंड ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियसिस, जैसे इसका नाम है एंडोन्यूक्लियसिस, तो ये कट करेगा, बट कहाँ करेगा? ये विद इन द स्ट्रैंड, विद इन द स्ट्रैंड ये कट करेगा, एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लाइगेजेस। अब लाइगेजेस क्या करते हैं कि जैसे ये एक मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है, ये मेरे पास दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये कौन करेगा इसका काम? इसका काम करेगा दिस, इनकी ज्वाइनिंग का जो काम करेगा वो करेगा लाइगेज एंजाइम, ठीक है। रह गए हमारे लाइगेज, जो कि इसका ऑप्शन राइट आंसर है। लाइगेजेस क्या है? दीज आर enzymes which are not related to genetic engineering, but these are related to covalent bond formation, covalent bond में हेल्प करते हैं ब्रेकिंग। हाइड्रो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन अगर हम एग्जांपल देखें तो हम पायरुविक एसिड वाली कार्बोक्सिलेशन वाली जो रिएक्शन है वो इसमें इंक्लूड होगी। जैसे कि जो हम देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड है, जब करते हैं इसको CO2 के साथ, इसको जब हम रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास आता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये जो एंजाइम है वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पायरुवेट एडिनो एटीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है जी। so ये आ गए हमारे लाइएज एंजाइम्स। नेक्स्ट इज removal of keystone predator from a community will result in dominance of an alternate predator, decline in species diversity, increase in prey population density, and decrease in primary प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले जानने का मतलब है कि कीस्टोन स्पीशीज होती क्या है, कीस्टोन प्रीडेटर या कीस्टोन स्पीशीज एक्चुअल में है क्या।
जो कीस्टोन प्रीडेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं बहुत ही क्रिटिकल स्पीशीज ये होती हैं, होती हैं जिसका जो कि इम्पैक्ट नेचर के ऊपर, जिसका जो इम्पैक्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर, जो जिसका इफेक्ट रहता है वो लार्ज रहता है। ठीक है, मतलब अगर कोई ये कम्युनिटी है यहाँ पे, अगर ये कोई कम्युनिटी, तो इसमें जो कौन सी डाइवर्सिटी रहेगी, कौन कौन सी स्पीशीज इसमें रहेंगे, ठीक है, वो कौन सेट करता है, कौन इसको डिसाइड करता है, कीस्टोन स्पीशीज। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज इसको डिसाइड करती हैं। अगर ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज में आ जाएंगे हमारे पास एलिफेंट, आंट्स, बीज, वुल्फ, स्पीशीज हैं। कीस्टोन स्पीशीज के ऊपर हमेशा ऑल द टाइम, चाहे आप टीजीटी देख लीजिए, पीजीटी देख लीजिए, टैट देख लीजिए, क्वेश्चन पे या नेट देख लीजिए, आप क्वेश्चन आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या हमने बताया कि क्रिटिकल स्पीशीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की पॉपुलेशन को या डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर कीस्टोन स्पीशीज का हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, जो हमारा बी ऑप्शन है, दैट इज जनरली डिक्लाइन इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर कैसे कम होगी, मोस्ट ऑफ टाइम हम पढ़ तो लेते हैं इस टॉपिक को क्योंकि स्टोन स्पीशीज हैं क्या, कौन से एग्जाम्पल है, बट कैसे, मतलब क्या इसका एक्चुअल रोल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट के साथ। स्टोन स्पीशीज क्या है हमारे साथ, देखिए, देखो एलिफेंट का क्या रोल है, स्टॉल है इसका बिग साइज, ड्यू टू इसका बिग साइज, जहां जहां से ये जाएगा वहां वहां से क्या बनाता जाएगा, पाथ, रास्ता बनाता जाएगा, जो कि स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए। ठीक है। सेकंड है कि ये ट्रीज को, ट्रीज लेगा, लीव्स खाएगा या फ्रूट्स खाएगा, जो भी खाएगा, तो वो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो जो अदर एनिमल्स हैं, अनदर एनिमल्स हैं, वो भी उसको ईटअप करेंगे, तो उनका भी पालन पोषण भरण पोषण हो रहा है ना। थर्ड, अगर मान लो बारिश हो जाए, कोई वेटलैंड एरिया है, तो वहां पे जब हाथी चलता है तो ऐसे इंप्रेशंस बन जाते हैं उनके पाँव के, लाइक दिस इंप्रेशंस बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, और मान लो बरसातों के दिन या कुछ लंबे टाइम तक ज्यादा बारिश रही तो ये छोटा सा एक वेटलैंड इकोसिस्टम बन जाता है, वाटर इकोसिस्टम बन जाता है ये। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, चींटियां आ रही हैं या कोई और छोटी छोटे ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ से पानी पियेंगी, पानी पियेंगी, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, वाटर में सरवाइव करते हैं, तो वो करना, ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो देखो कितना रोल ये प्ले करता है। अगर ये एलिफेंट को हम किसी जगह से रिमूव कर दें तो क्या आएगा, आप खुद ही देख लो। अभी तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, कोई नई डाइवर्सिटी नहीं बनेगी, जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है वो भी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उनका एक इनडायरेक्ट वे से ही सही, बट उनको एक उनका फीडिंग सिस्टम उनको मिल रहा है ना। ठीक है जी।